तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, जिसमें हमें अब पढ़ना है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। अब हमें डिसीजन मेकिंग देखना है कि डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं हम PHP में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिसीजन मेकिंग जो है वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे हमें कोई डिसीजन लेना होगा, अगर ट्रू का केस होगा या अगर फॉल्स का केस होगा तो क्या करना होगा, ट्रू के केस में क्या करना होगा और फॉल्स के केस में क्या करना होगा। तो उसके लिए हमारे पास है इफ़ स्टेटमेंट, और हम इफ़ स्टेटमेंट के साथ एल्स भी यूज़ कर सकते हैं और हम स्विच केस का यूज़ कर सकते हैं। तो इफ़ स्टेटमेंट हम कैसे लिखते हैं, पहले मैं लिखता हूँ इफ़ यहाँ पे, फिर मैं कंडीशन देता हूँ। अगर ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जाके जो यहाँ पे ब्लॉक ऑफ लाइन्स लिखा होगा, whether it may be a single line or it may be a multiple, it may be a group of lines, okay, these may be multiple lines also, तो ये वाला स्टेटमेंट ऑफ, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगी, अगर ये कंडीशन सही नहीं होगी, तो मैं यहाँ पे मेरा कंट्रोल जो है वो इफ़ के बाहर पहुँचता है, वो इस ब्लॉक के अंदर नहीं आता है उस टाइम। तो अगर हम अब इफ़ एल्स की बात करते हैं, उस केस में क्या होता है, हम यहाँ पे एल्स लिखते हैं इस इफ़ के, ये इस इफ़ के साथ ये एल्स है, तो एल्स का अपना ब्लॉक होता है यहाँ पे। अगर ये कंडीशन, इन केस ये कंडीशन फॉल्स होती है, यहाँ पे ये फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है, तब जाके क्या होता है, ये इस ब्लॉक में ये कोड, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है उस टाइम पे, एल्स वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होता है उस टाइम पे। तो फॉल्स कंडीशन में एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और ट्रू कंडीशन में इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो ये था डिफरेंस बिटवीन इफ़ एंड इफ़ एल्स। इफ़ के केस में क्या होता है, इफ़ के अगर यहाँ पे एल्स नहीं होगा तो इफ़ के बाहर सीधे कंट्रोल जो है बाहर पहुँचता है, वो फॉल्स कंडीशन पे नहीं आता, मतलब अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो बाहर कंट्रोल बाहर पहुँचता है, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है। लेकिन इफ़ के साथ अगर एल्स होगा तो ये वाला ब्लॉक अगर फॉल्स है तो ये इस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर लेता है। यहाँ पे अगर इफ़ लिखेंगे हम, इफ़ फिर हम यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं। हम इन सब को भी एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। अगर इफ़ में सिंगल लाइन होगा, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमें सिंगल लाइन एग्जीक्यूट करना होगा, तो हमें सपोज प्रिंट करना होगा कुछ, तो हमें ब्रेसेस देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। इसी तरह एल्स में भी अगर सिंगल लाइन होगा तो वहाँ पे भी हमें ब्रेसेस देने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे मल्टीपल लाइन्स होंगी, 2 लाइन्स या 2 से ज़्यादा लाइन्स होंगी, तो हमें इसको ब्रेसेस के अंदर लिखना है। इसी तरह एल्स के केस में भी सिमिलरली वैसे ही हमें लिखना है। ये तो था दूसरा यहाँ पे। तो अभी हमें और एक चीज़ देखना है, इफ़ के साथ हमने एल्स का यूज़ किया, कभी हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती है सपोज, तो यहाँ पे अब हमने इफ़ को देखा और हमने इफ़ एल्स को देखा, तो लेकिन यहाँ पे हमें और एक चीज़ देखनी है। अगर हमारे पास सपोज हमारे पास डॉलर मार्क्स है, तो मार्क्स जो है वो आपका 60 भी हो सकता है, वो आपका 70 भी हो सकता है, वो आपका 80 भी हो सकता है, और वो आपका 100 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी कंडीशंस बन गई। इस केस में हमें A ग्रेड लिखना है, इस केस में B ग्रेड लिखना है, इस केस में C ग्रेड, इस केस में D ग्रेड लिखना है। तो यहाँ पे हमें एक इफ़ और एक एल्स से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे इफ़, फिर एल्स इफ़, फिर एल्स इफ़, फिर एल्स इफ़, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस है। तो हम यहाँ पे एल्स इफ़ लैडर का यूज़ करेंगे, इफ़ एल्स लैडर का यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, तो हमें लिखना है A ग्रेड। फिर हमें एल्स का, खाली एल्स नहीं लिख सकते, क्योंकि एल्स हम तब लिखते हैं जब 2 ही केस होते, 100 और 80, 100 और लेस देन 100। लेकिन यहाँ पे हमें लिखना है एल्स इफ़, क्योंकि हमारे पास अब दूसरी कंडीशन है, हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस है। तो हमें लिखना है मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, उस केस में हमें लिखना है B ग्रेड। फिर लिखना है एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, उस केस में हमें लिखना है C ग्रेड। फिर लिखना है एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, उस केस में हमें लिखना है D ग्रेड। फिर लास्ट के केस में हमें एल्स इफ नहीं लिखना है, हमें खाली एल्स लिखना है, क्योंकि फिर पता ही है जो भी 60 के बगैर जो भी ग्रेड है उन केसेस में फेल रखना है इसको, उस केस में कोई ग्रेड नहीं लिखना है, उस केस में लिखना है कैरी ऑन। ओके, ट्राई अगेन लिखना है उस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे आप खाली एल्स यूज करेंगे लास्ट में। तो इस सारी चीज को हम बोलते हैं एल्स इफ लैडर। तो अब हम आते हैं स्विच केस स्टेटमेंट पे। स्विच केस बेसिकली क्या करता है, ये इस इफ एल्स को जो है, जो इफ एल्स लैडर हमने अभी पढ़ी, तो उसको रिप्लेस कर देता है। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हम एक रेस्टोरेंट की एग्जांपल लेते हैं, जहाँ पे सपोज हमारे एक सॉफ्टवेयर है, अगर कस्टमर को बोलते हैं टाइप प्रेस 1 और A और सम कैरेक्टर, प्रेस 1 if you want to order juice, press 2 if you want to order coffee, press 3 if you want to order suppose rice। ओके, सपोज हमारे पास ये 3 केसेस है, और अगर इन तीन केसेस 1, 2 और 3 के अलावा इन 3 के बगैर कोई भी केस आता है, सपोज 4 आता है, 5 आता है, तो उस केस में ये दिखाना चाहिए, ये आना चाहिए डिफॉल्ट में, मतलब ये केस ठीक नहीं है, आपको करेक्ट चॉइस एंटर करनी पड़ेगी। तो हम कैसे लिखते हैं, सपोज पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं डॉलर चॉइस, हम कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं, मैंने CHOICE लिखा डॉलर चॉइस। तो हम स्कैन करके लाते हैं इस वैल्यू को, वेदर कस्टमर, हम बोलते हैं कस्टमर को टाइप एनी वैल्यू, तो कस्टमर या तो 1 प्रेस करेगा, 2 प्रेस करेगा, 3 प्रेस करेगा, तो चॉइस में वो डालेंगे। सपोज चॉइस में अगर 1 आ गया, डॉलर चॉइस इज इक्वल टू 1 आएगा तब। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्विच केस का यूज़ करेंगे। स्विच यहाँ पे लिखेंगे अगर 1 आ गया,
स्विच, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे डॉलर चॉइस, क्योंकि चॉइस में ही 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, वो किस में होगा, चॉइस में होगा। स्विच डॉलर चॉइस, इसका मतलब है अभी स्विच 1, अगर 1 तो यहाँ पे मैं केसेस बनाऊंगा, केस, इसको यहाँ पे ब्रेसेस स्टार्ट करने हैं और ब्रेसेस लास्ट में एंड होते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा केस। अगर केस आ गया इज टू करके आपको लिखना है 1, तो अगर कैरेक्टर होगा, हमने भी ऐसे ही लिखा, अगर कैरेक्टर होगा सपोज ए, तो आपको उसको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में रखना है, लेकिन हमारे पास अभी है इंटीजर, तो हमें उसको कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है। केस 1 अगर आ गया तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे हमने एक चीज़ यहाँ पे गलत किया, जो ये है, ये केस इज टू यहाँ पे नहीं आएगा, केस 1 फिर हम करेंगे इज टू। केस अगर कोई अल्फ़ाबेट या कुछ कैरेक्टर होगा तो उसको कोट्स में रखना है, तो यहाँ पे केस 1 लिख के हमें इज टू करके हमें लिखना है कि क्या करना है अभी। तो केस 1 पे आपको लिखना है, हम यहाँ पे इको करेंगे, इको या प्रिंट करेंगे यू एंटर्ड जूस, यू ऑर्डर्ड जूस, JUIC, तो यहाँ पे हम इको करेंगे जूस को। तो केस 2 पे इको करेंगे कॉफ़ी को, केस 3 पे इको करेंगे राइस को। अब अगर कोई और केस आता है 1, 2 और 3 के बगैर 4, 5, 6, 7 जो भी केस आता है, तो वो डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। तो लास्ट में यहाँ पे आपको लिखना है डिफ़ॉल्ट, इस ब्रैकेट से पहले आपको लिखना है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में आप मैसेज दे सकते हैं इज टू करके इको यू एंटर्ड रॉन्ग चॉइस, तो आप यहाँ पे लिखते हैं यू एंटर्ड रॉन्ग चॉइस। तो लेकिन हम एक चीज़ भूल गए, हर किसी केस में जब आप कोई काम करोगे, मैंने यहाँ पे इको चूज़ किया, तो आपको ब्रेक करना है। क्यों ब्रेक करना है, वरना अगर ये ब्रेक स्टेटमेंट हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो ये इस केस को भी एग्जीक्यूट करेगा, इस केस को भी एग्जीक्यूट करेगा, इसको भी एग्जीक्यूट करेगा। अगर ब्रेक यहाँ पे करेंगे तो जूस आ गया तो ब्रेक करके ये कंट्रोल यहाँ केस के बाहर चला जाएगा, स्विच केस स्टेटमेंट के बाहर चला जाएगा, क्योंकि जूस आ गया, इसको खाली जूस प्रिंट करना है उस टाइम पे। इसी तरह यहाँ पे भी ब्रेक डालनी है लास्ट में, यहाँ पे भी ब्रेक डालनी है। जो भी आप लास्ट में लिखेंगे, डिफ़ॉल्ट आप पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला होगा, चाहे आप केस लास्ट में लिखेंगे या डिफ़ॉल्ट लास्ट में लिखेंगे, तो लास्ट वाले केस में ब्रेक देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट वाला वैसे भी बाहर ही निकल रहा है। तो हम अब इसको एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं सारी चीज़ों को। लेकिन यहाँ पे मैं और एक चीज़ आपको ऐड करूँगा, यहाँ पे मैं और एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा कि जो ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट हमने पढ़ा, इफ़ यहाँ पे हम लिखते हैं कंडीशन, सपोज $A इज इक्वल टू 5, यहाँ पे हम कंडीशन में क्या करेंगे, हम लिखेंगे कंडीशन में सपोज इफ़ $A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो कंडीशन अभी ट्रू है तो ट्रू वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स अगर होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे अगर A ग्रेटर देन है 5 के, तब आप क्या करेंगे, आपको कोई और चीज़ चेक करनी होगी। सपोज यहाँ पे दूसरा कुछ वैल्यू है $B इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी, अगर A ग्रेटर देन है 5 के, तो आपको A को चेक करना है, क्या A ग्रेटर देन है B के कि नहीं, तो आपको चेक करना है। अगर A ग्रेटर देन है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपको दूसरी कंडीशन होगी। अब अगर A ग्रेटर देन है 5 के, तो आपको A को चेक करना है इस B के साथ भी, क्या A ग्रेटर देन है इस B के, तो आप इफ के अंदर इफ स्टेटमेंट लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं अंदर आऊंगा, इफ $A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू $B, अगर ये कंडीशन ट्रू है तब जाके आपको इस कंडीशन को यहाँ पे चेक करके व्हाटएवर जो ब्लॉक ऑफ लाइन है वो एग्जीक्यूट करनी होगी। तो यहाँ पे एल्स भी हो सकता है अंदर से, तो ये अंदर से और एक इफ एल्स या खाली इफ भी ये इस ब्लॉक के अंदर आ गया। दिस मीन्स हम इफ के अंदर इफ या इफ एल्स यूज कर सकते हैं, दिस मीन्स नेस्टेड इफ। तो सेम इज द केस विद एल्स, इस चीज को हम एल्स में भी कर सकते हैं, एल्स के अंदर भी हम नेस्टेड इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। नेस्टेड इफ मतलब हम इफ के अंदर इफ और इस इफ के अंदर और एक इफ, जितनी हमारे पास कंडीशंस होंगी, तो इसी तरह एल्स के अंदर इफ या एल्स के अंदर इफ एल्स का यूज कर सकते हैं, और उस इफ एल्स के अंदर फर्दर इफ एल्स का हम यूज कर सकते हैं। तो ये है नेस्टेड इफ एल्स। सारी चीज़ों को हम एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। तो हम आ गए अपने विजुअल स्टूडियो एडिटर में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने पुराना जो भी लिखा था इसको हम यहाँ से डिलीट करेंगे। तो हम पहले इफ का यूज़ करेंगे। सपोज हम यहाँ पे लिखेंगे $A इज इक्वल टू 5, तो हमने $A का वैल्यू 5 दे दिया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ $A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो आपको ये वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट करना है। मैंने आपको बोला ये सिंगल लाइन अगर होगा तो आप सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे मल्टी लाइन का ही लिखूंगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे इको $A, उसके बाद हम इको ब्रेक करके लिखेंगे, इको यहाँ पे हम ब्रेक डालेंगे और यहाँ पे कुछ और लिखते हैं इको, तो यहाँ पे लिखते हैं ट्रू, या यहाँ पे मैं लिखता हूँ इको, यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड।
तो ये 3 लाइनें जो है वो तभी एग्जीक्यूट हो जाएंगी जब ए जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है। तो अभी हमारे पास ये एग्जीक्यूट हो जाएंगी क्योंकि कंडीशन हमारे पास ट्रू है। इस चीज़ को हम रन करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो कंडीशन हमारे पास ट्रू है, तो ये दोनों लाइनें जो है वो एग्जीक्यूट हो गई यहाँ पे। लेकिन मैं अगर इसको 1 सेकंड के लिए मैं करता हूँ 4 कर लेते हैं यहाँ पे, तो अब ये कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 के नहीं है, ए लेस देन दिस 5 है। तो यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ये अभी फॉल्स के केस में चला गया। तो हमारा कंट्रोल जो है इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, हमारा कंट्रोल जो है यहाँ पहुँचता है पहले, ये इस ब्लॉक के अंदर नहीं आता है। तो अगर हम लेकिन एल्स लगाएंगे यहाँ पे, एल्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इको वैल्यू ऑफ वैल्यू माइट बी लेसर। तो हमने फॉल्स कंडीशन में भी अब कुछ काम रखा इसमें, तो ये काम अब अभी यहाँ पे आएगा वैल्यू माइट बी लेसर। ये भी फॉल्स कंडीशन, ये भी एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर हम इफ में वापस जाएंगे तो यहाँ पे अगर हम इसको वापस कर देते हैं 6 या ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 ट्रू बना लेते, तो अभी ट्रू कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम अगर इसको यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं, हम एल्स इफ एल्स लैडर का अभी एग्जाम्पल बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं $मार्क्स इज इक्वल टू, तो यूज़र यहाँ पे मार्क्स देगा। सपोज यूज़र ने दे दिया, मैंने अभी 100 और मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ साइड में, कमेंट आउट कर लेता हूँ। मैंने 100 में से देख लेना है, मैंने 80 देख लेना है, मैंने 80 के बाद 50 देख लेना है, बस मैं ये 3 चीज़ें देख लेता हूँ। तो ये हमें मल्टीपल इफ एल्स के जरिए अचीव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ $मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, देन आपको लिखना है ग्रेड ए। तो यहाँ पे सिंगल लाइन के लिए भी आप ब्रेसेस डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। आप सिंगल लाइन के लिए अगर ब्रेसेस नहीं डालना चाहते हो तो आप नहीं डालोगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इको, यहाँ पे लिखूंगा मैं ग्रेड ए, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे लिखूंगा फिर एल्स। अब अगर एल्स इफ, तो यहाँ पे इफ मुझे दोबारा लगाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस है। मैं यहाँ पे लिखूंगा $मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे मैं लिखूंगा इको ग्रेड बी। तो यहाँ पे मैं फिर से लगाऊंगा एल्स इफ, तो मैं इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक, मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। तो आपको क्या करना है, ग्रेड इज इक्वल टू बी और यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स को क्लोज कर देना है। यहाँ पे सॉरी, ग्रेड इज इक्वल टू सी। तो अगर इनके बगैर सपोज ए बी और सी के बिलो कोई ग्रेड है तो मुझे उसके लिए खाली एल्स लिखना है। अब लास्ट वाली कंडीशन को हम खाली एल्स में डालते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं इको ट्राई अगेन, यहाँ पे लिखते हैं ट्राई अगेन। तो अगर हम इसको रन करते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं अभी ग्रेड ए पे हम, क्योंकि ए का वैल्यू 100 है। लेकिन अगर अब यूज़र 100 के बदले यहाँ पे देगा 20, तो अभी यहाँ पे एल्स वाले केस में आता है, ट्राई अगेन वाले केस में। यहाँ पे आप इसको, आपने भी शायद, मैंने इसको सेव नहीं किया है, ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे देना है 20 और यहाँ पे लिखना है वही अपना ही जो था 100, क्योंकि मुझे यहाँ पे यूज़र से मार्क्स लेने हैं। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया ट्राई अगेन। अगर लेकिन अब यूज़र यहाँ पे देता है 80, तो यहाँ पे आएगा ग्रेड बी। इसी तरह यहाँ पे ग्रेड सी आएगा 50 के केस में। तो ये तो था मल्टीपल इफ एल्स। तो अब हम आते हैं दूसरी चीज़ पे, जो मैं अभी बोल रहा था आपको कि इफ़ के अंदर हम और एक इफ़ लगा सकते हैं। तो हम अब इसको अभी यहाँ पे रहने देते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ $मार्क्स के बदले लिखता हूँ मैं यहाँ पे $जेंडर। अब यहाँ पे मेल या फीमेल आएगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, क्योंकि हम कैरेक्टर देते हैं यहाँ पे, तो अभी यूज़र ने दे दिया मेल यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ़ $, यहाँ पे मैं, जैसे ये केस सेंसिटिव है तो मुझे यहाँ पे जी कैपिटल लिखना पड़ेगा, फिर ENDER, जेंडर। इफ $जेंडर इज इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एम, अगर वो मेल है। तो क्या करना है, एल्स, तो एल्स के केस में तो वो फीमेल है, हम अभी मेल और फीमेल ही रखते हैं इसमें, दो ही ये रखते हैं हम, इसमें भी 2 ही कंडीशंस रखते हैं हम, अभी मेल फीमेल के बगैर नहीं रखते हैं कुछ भी। तो हम यहाँ पे मेल और फीमेल खाली देख लेते हैं, एल्स एलिजिबल है। तो अगर मेल है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इको यू आर एलिजिबल। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इको
नॉट, यहां पे मैं सॉरी यहां पे मैं लिखूंगा यू आर एलिजिबल फॉर मैथ्स, यहां पे मैं लिखूंगा यू आर एलिजिबल फॉर साइंस। तो अभी तो इफ एल्स की ही बात हो गई ना, अभी हमारे पास मेल है तो यहाँ पे मैथ्स का ही दिखाएगा, ठीक है। लेकिन हम इफ एल्स हम यहाँ पे नेस्टेड इफ की बात करना चाहते हैं या नेस्टेड इफ एल्स की बात करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं ये चीज़ इको नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा अगर अब मेल है लेकिन उसकी एज जो है वो कुछ ग्रेटर देन 18 है, तब जाके मैथ्स के लिए एलिजिबल है, वरना ये मैथ्स के लिए, वरना ये आर्ट्स के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ जेंडर, यहाँ पे मैंने लिखा जेंडर मेल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर एज इज इक्वल टू 18, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा अगर अब जेंडर मेल है तो अंदर से और एक इफ लगेगा जिसको हम नेस्टेड इफ बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ डॉलर एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तब आप एलिजिबल है किसके लिए, तब आप एलिजिबल है मैथ्स के लिए, वरना आप एलिजिबल है किसके लिए, एल्स। तो यहाँ पे हमने इफ के अंदर इफ एल्स का यूज़ किया, हम इस एल्स के अंदर भी और एक इफ एल्स या इस इफ के अंदर और एक इफ या इफ एल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इको यू आर एलिजिबल फॉर, यहाँ पे मैं लिखूंगा मैथ्स के बदले IT, ओके। यहाँ पे मैंने लिखा IT, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। अब मेल है और एज क्या है, एज ग्रेटर देन है 18, तो हम इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, अभी ये एलिजिबल फॉर मैथ्स ही दिखाएगा, यहाँ पे एलिजिबल फॉर मैथ्स आ गया। लेकिन अगर हम एज इसकी करते हैं 17, तो यहाँ पे पहली वाली कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन इस वाली कंडीशन का एल्स जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा IT, यू आर एलिजिबल फॉर IT। ये दिखाना था मुझे इफ़ के अंदर आपने इफ़ का यूज़ किया। इस इफ़ के अंदर फर्दर आप अगर कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो इसके फर्दर आप इफ़ का यूज़ कर सकते हैं या इफ़ एल्स का भी यूज़ आप कर सकते हैं। तो सिमिलरली हम इस एल्स में अगर जाते हैं तो यहाँ पे भी हम सिमिलरली ये चीज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18 देन मैं यहाँ पे लिखूँगा यू आर एलिजिबल फॉर साइंस, यहाँ पे मैं लिखूँगा यू आर एलिजिबल फॉर आर्ट्स। तो ये इको जो है यहाँ पे हम डिलीट करते हैं। तो लेकिन उसके लिए आपका यहाँ पे फीमेल होना ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पे F लिखूँगा, या कुछ और भी अगर आप देंगे तो उसको कंसिडर करेगा फीमेल, क्योंकि हमने यहाँ पे दो ही कंडीशंस रखी है, ठीक है। तो फिलहाल मैं ऐसे ही लिखूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यू आर एलिजिबल फॉर आर्ट्स, क्योंकि एज पहले तो ये फीमेल वाली कैटेगरी में, एल्स वाली कैटेगरी में आ गया। तो अभी एल्स के अंदर भी जैसे इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ चल रहा था, अभी एल्स के अंदर ये वाला इफ़, अंदर वाला इफ़ चल रहा है। तो मल्टीपल इफ़ खाली हम खाली मतलब नेस्टेड इफ़ का यूज़ इफ़ के अंदर ही नहीं, एल्स के अंदर भी कर सकते हैं, या इफ़ एल्स का यूज़ हम मल्टीपल इफ़ एल्स का यूज़ हम एल्स के अंदर भी कर सकते हैं और इफ़ के अंदर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहली जो ये है, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो पहले ये एल्स में आ रहा है, तो फिर एज अगर हम 18 कर देते हैं यहाँ पे, अब ये वाला केस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको हम रन करते हैं तो यहाँ पे साइंस आ गया। अब हम आते हैं स्विच के स्टेटमेंट पे, तो अब हम इस चीज़ को यहाँ से डिलीट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉलर चॉइस इज इक्वल टू 1। आप यहाँ पे पहले लिख सकते हो ऊपर एक मैसेज इको एंटर 1 टू ऑर्डर जूस, कामा 2 टू ऑर्डर राइस, कामा 3 टू ऑर्डर सपोज टी। ओके, हमारे पास 3 चॉइसेस है यहाँ पे, हम और भी चॉइसेस रख सकते थे, लेकिन इससे हम अंडरस्टैंड करेंगे इसको। तो चॉइस यूज़र ने अभी 1 दे दी, तो यहाँ पे मैं अब स्विच कीज़ का यूज़ करूँगा। मैं लिखूँगा SWITCH स्विच। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अंदर ये डॉलर चॉइस, क्योंकि इसी में वैल्यू है, तो यहाँ पे लिखते हैं डॉलर चॉइस। फिर हम इसका ब्लॉक देते हैं यहाँ पे। पहले हम लिखते हैं केस 1, केस अगर 1 यहाँ पे आ गया तो अगर अल्फ़ाबेट होगा, अगर हम केस A या B लिखते हैं यहाँ पे और एंटर A टू ऑर्डर जूस लिखते हैं, B टू ऑर्डर, तो उसको आपको कोट्स में लिखना था, यहाँ पे ऐसे लिखना था, ऐसे। लेकिन अब हमारे पास ये है इंटीजर है, तो हम ऐसे लिखेंगे केस 1। फिर उस पर क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे केस 1 पे लिखना है इको यू, या हम लिखेंगे थैंक्स फॉर ऑर्डरिंग JUIC जूस,
उसके बाद हम यहाँ पे ब्रेक लिखेंगे। अगर हम ब्रेक नहीं लिखेंगे तो ये कंटिन्यू में रहेगा। एक सेकंड के लिए हम ब्रेक नहीं लिखते हैं। यहाँ पे मैं केस 2 पे आता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं और इस जूस के बदले हम लिखते हैं राइस। और सिमिलरली यहाँ पे हम केस 3 पे आते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं टी। तो लास्ट में अगर 1, 2 और 3 के बगैर कोई केस आता है, क्योंकि हमने 3 ही रखने हैं यहाँ पे एलिजिबल, तो कोई और केस आता है तो उसको डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। डिफ़ॉल्ट के टाइम पे आपको लिखना है इको, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लीज एंटर करेक्ट चॉइस। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्लीज एंटर करेक्ट चॉइस। तो देखिए आप, अभी हमने 1 प्रेस किया ऊपर, अभी 1 आ गया, तो अभी ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ब्रेक नहीं लिखा तो ये भी होगा एग्जीक्यूट, ये भी होगा एग्जीक्यूट। हम देखते हैं इसको, यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं डाला, एंटर 1 टू ऑर्डर जूस, 2 टू ऑर्डर 3, ये आ गया यहाँ पर। तो फिर उसके बाद क्या आ गया, थैंक्स फॉर ऑर्डरिंग जूस, थैंक्स फॉर ऑर्डरिंग राइस, थैंक्स फॉर ऑर्डरिंग टी, प्लीज एंटर करेक्ट चॉइस। सारे केसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ब्रेक देंगे। इसी तरह जब हमने यहाँ पे ब्रेक दी और इसी तरह यहाँ पे भी आएगी, इसी तरह यहाँ पे भी आएगी। लास्ट में देने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में ब्रेक से क्या होता है, ब्रेक से ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद ब्रेक अगर आ गई तो ब्रेक इसको यहाँ पे पहुँचा देता है, लास्ट में पहुँचा देता है। ये बाकी केसेस को एग्जीक्यूट नहीं करता है, बाकी लाइन्स ऑफ कोड्स को एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो लास्ट वाले केस में ब्रेक देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी ये बाहर ही निकलने वाला है यहाँ पे। तो इसको अब यहाँ पे करते, तो यहाँ पे आ गया थैंक्स फॉर ऑर्डरिंग जूस। तो हमने अभी खाली जूस को ऑर्डर किया। यहाँ पे फिर से आते हैं। तो अगर आप डिफ़ॉल्ट का वैल्यू जो है वो ऊपर लिखेंगे या बीच में लिखेंगे कहीं पे, तब उस केस में प्रॉब्लम तो अभी नहीं है। डिफ़ॉल्ट को मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ। तो मैंने डिफ़ॉल्ट को बीच में लिखा, बाकी केसेस के बीच में लिखा या ऊपर लिखा, तो उस केस में क्या प्रॉब्लम आ जाएगी आपके पास। देखिए क्या प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आपका यहाँ पे इन केस डिफ़ॉल्ट केस आता है, सपोज यहाँ पे मैं आता हूँ 5 पे, तो 5 तो डिफ़ॉल्ट केस है, तो डिफ़ॉल्ट वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे ब्रेक नहीं है तो केस 2 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन केस 3 एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ब्रेक है। तो अब अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आ गया डिफ़ॉल्ट का केस, प्लीज़ एंटर करेक्ट चॉइस। फिर आ गया थैंक्स फॉर ऑर्डरिंग राइस भी, लेकिन राइस के बाद जो दूसरा केस था टी, वो नहीं आ गया। ठीक है, तो आपको अगर आप डिफ़ॉल्ट ऊपर लिखेंगे तो आपको ब्रेक साथ में लिखनी है, और लास्ट वाले में ब्रेक देने की जरूरत नहीं है। तो केस 3 पे अगर आते हैं तो देखिए केस 3 पे टी आना चाहिए और वहाँ पे ब्रेक देने की जरूरत नहीं है। सपोज मैं यहाँ पे केस 3 देता हूँ अभी, और यहाँ पे अगर देख लेते हैं तो यहाँ पे आ गया थैंक्स फॉर ऑर्डरिंग टी, क्योंकि लास्ट में है तो इसके बाद कोई और केस नहीं है। तो ये था हमारे पास स्विच केस स्टेटमेंट।